ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। इसके बाद ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड का समय आता है। ये समय आज काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय के बाद से जितने भी शासक वर्ग और विद्वान वर्ग हुए उन सभी लोगों ने अपनी अपनी जानकारी का कुछ न कुछ लेखन जरूर किया था, और आज वह लेखन की लिपि और भाषा पठनीय है। इसी का परिणाम है कि आज जमीन की कहीं भी खुदाई होती है तो पूर्व काल का लिखित अभिलेख प्राप्त होता है, जिसके परिणामस्वरूप ही हम लोग उन सम्राटों या उस समय के विद्वानों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं या कर रहे हैं। इसके बाद उस समय कई विदेशी यात्री भी भारतीय भूभाग पर यात्रा करने आए थे, जिन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जो भी देखा था, उन सभी को अपने यात्रा वृतांत द्वारा कलमबद्ध किया था। आज इन माध्यमों के द्वारा ही ऐतिहासिक काल की स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक काल से पूर्व आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री काल और प्रागैतिहासिक, प्रीहिस्टरी काल में मिले प्रमाणों को देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि धूर्त और स्वार्थी लोग अपने अंधे और स्वार्थी विवेक द्वारा कैसे लोगों में भ्रम फैलाते हुए भ्रम का पुलिंदा बनाने का कार्य कर रहे हैं। इस वजह से ऐतिहासिक काल में मिले लिखित साक्ष्यों को बहुत ही गौर से आकलन करने का समय आ गया है, क्योंकि इस समय जो लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, वह पठनीय है। अब आपको देखना है कि कौन कौन व्यक्ति द्वारा क्या क्या लिखित साक्ष्य मिला है और किस व्यक्ति के नाम से भ्रम का पुलिंदा बनाकर लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। आज के भ्रमशीलों द्वारा ऐतिहासिक काल में भी बहुत से काल्पनिक पात्रों को पैदा करते हुए भ्रम का पुलिंदा बनाया गया है, जिनका अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन भ्रमशीलों के पास सत्ता का भरपूर सहयोग प्राप्त है, इस वजह से वैसे सभी पात्रों को आज शैक्षणिक पुस्तकों के माध्यम से समाज में स्थापित किया जा रहा है। अब समय आ गया है कि लोग उन सभी बातों पर तर्कशील बनते हुए केंद्रित हों और उन विषयों पर गहन छानबीन करते हुए भ्रमशीलों से पूछें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भ्रमशील प्रजाति के लोग सभी को मूर्ख बनाते हुए मानसिक शोषण करेंगे, और जब आपका मानसिक शोषण करेंगे तो उनका भला निश्चित होगा। इस वजह से आज सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है कि उत्खनन द्वारा भ्रमशीलों के पास कौन सा साक्ष्य है और कौन सा साक्ष्य नहीं है। मूल भारतीय संस्कृति की पहचान वाले कौन से साक्ष्य हैं और कौन से साक्ष्य नहीं हैं। इस साक्ष्य वाले मूल मंत्र को सभी जागरूक मित्र कसकर पकड़े रहें और भ्रमशील समुदाय से सिर्फ इसी मुद्दे पर बात करें। क्योंकि भ्रमशील समुदाय के पास कोई साक्ष्य नहीं होता है, फिर भी वह हवा में गैस बनाकर धुआं का बादल खड़ा कर देता है, और जब उसे कोई छोटा सा तिल जैसा साक्ष्य भी मिल जाता है तो वह चिल्ला चिल्लाकर उस तिल को ताड़ के पेड़ से भी बहुत बड़ा दरख्त, वृक्ष बना देता है। भारत में पाषाण काल, मानव जीवन की शुरुआत, सिंधु काल, मानव जीवन की व्यवस्थित सभ्यता, जिसमें स्पष्ट रूप से लिपि, स्तूप और बुद्ध के स्वरूप का प्राप्त होना, के बाद मौर्य काल और गुप्त काल की संस्कृति में साक्ष्यों का जखीरा भरा पड़ा है। फिर भी भ्रमशील लोग उन सभी साक्ष्यों को खीरा के जैसा आम बना देते हैं और मौर्य काल एवं गुप्त काल में प्रयुक्त शब्दों को अपहृत करके अपने को खास बना लेते हैं। इन सारी बातों को आप लोग पुरातत्व संग्रहालय में देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। आइए इन बातों को समझने के लिए हम लोग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटकर देखेंगे। पहला ईसवी सन से लेकर ईसा पूर्व 600 वर्ष तक और दूसरा ईसवी सन से लेकर 850 ई तक। ऐतिहासिक काल। ईसवी सन से लेकर ईसा पूर्व 600 वर्ष। ईसा पूर्व 600 वर्ष के बाद से लेकर ईसवी सन तक जितने भी शासक हुए हैं, उन सभी ने अपने साथ साथ अपने समय की प्रमुख घटनाओं या अपने काल के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में उस समय की लिपि और लेखन वस्तु, शिला पर अंकित जरूर करवाया था, जिसे आज कोई भी देख सकता है। प्राप्त उन सभी लिखित साक्ष्यों को देखकर ही आज दावे के साथ कहा जा सकता है कि उस समय में कोई जाति या वर्ण व्यवस्था नहीं थी। फिर भी आज के भ्रमशील समाज या भ्रमशील लेखकों द्वारा उस समय जाति वर्ण होने की अफवाह फैलाते हुए भ्रम का पुलिंदा बनाया जाता है। ईसवी सन से पूर्व के किसी भी शासक ने अपने आप को किसी जाति वर्ण में बांधकर नहीं लिखा है, यानी कि उस समय जाति वर्ण का जन्म नहीं हुआ था। दूसरा, उस समय शासक वर्ग के अलावा विद्वान वर्ग का साक्ष्य भी मिलता है, जिसमें से एक नाम तो विश्व विख्यात मार्गदाता भगवान बुद्ध का है, जिसे सब लोग जानते हैं तथा जिनका किसी जाति वर्ण से संबंध नहीं था।
भ्रम फैलाने हेतु भ्रमिक समाज और उसके लेखकों द्वारा उन्हें भी क्षत्रिय वर्ण का बना दिया गया है, जो सर्वथा अनुचित है। क्योंकि उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि उस समय की भाषा लिपि में क्ष और त्र अक्षर नहीं थे, और दूसरा कारण उस समय के समाज में वर्ण नहीं थे। जाति और वर्ण की जगह पर उस समय कुल या वंश की परंपरा जरूर थी। ये कुल वंश की परंपरा भी उस समय सभी लोगों हेतु नहीं थी। ये परंपरा सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होती थी जो उस समय के राजा या जनपद के प्रमुख होते थे। जिनका जनपद, महाजनपद, गणराज्य या देश पर आधिपत्य हो जाता था, ऐसे लोग ही अपनी पहचान को सार्वजनिक करने हेतु या लोगों को संबोधन करने हेतु अपने कुल वंश का नामकरण करवाते थे। क्योंकि उस समय राज करने वाली प्रणाली राजतंत्र की थी, जिसमें राजगद्दी पर उस परिवार का कोई भी सदस्य आसीन होते रहता था, जिसकी वजह से राजा का नाम हमेशा बदलता रहता था। इसी नाम बदलने वाली प्रथा से बचने हेतु उस समय वंश परंपरा का निर्माण हुआ था, ताकि राजा बदलने के बाद भी राजवंश नाम एक बना रहे। इसी वजह से उस समय राजा का नाम बदलने के बाद भी वंश का नाम नहीं बदलता था। राजा के अलावा अन्य कोई व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न बन जाए, लेकिन वैसे लोगों का कोई कुल वंश का नामकरण नहीं मिलता है, या कहें तो वैसे लोगों के कुल वंश का नामकरण नहीं होता था। जैसे मक्खली गोसाल, निगंठ नाथपुत, पूरन कश्यप, अजित केसकंबली, पकूत कच्चान, संजय बेलेठी पुत्र, आलार कालाम, मोगलान, सारपुत, महाकास्प, कात्यायन, उपाली आदि। फिर भी उस समय कुल वंश का नामकरण तरल था, तत्कालिक था, क्षणिक था, अस्थायी था। जब तक शासन के परिवार का स्थान राजा या किसी जनपद के प्रमुख के पद पर आसीन है, तब तक उस शासक की पहचान वंश से होगी, और जैसे ही शासक उस पद या स्थान से हटे, उनके वंश नाम की पहचान खत्म। ये थी सम्यक संस्कृति की समानता वाली व्यवस्था, लेकिन ये तो आज तरल से ठोस हो गई है, वर्णागत हो गई है। जिस वजह से सदियों पूर्व राजतंत्र में राजा रहने वाले के वंशज राजतंत्र खत्म होने के बाद भी आज लोकतंत्र में राजा या राजपूत नाम से अपने आप को बांधे हुए हैं। भले ही उनका वंशज आज जिंदा किसी की कोठी में या किसी होटल में दरवानी का काम क्यों न कर रहा हो, या किसी के यहाँ ड्राइवरी का कार्य क्यों न कर रहा हो, फिर भी वह आज अपने को राजपूत वंश का ही समझता है। उसी प्रकार जिनका वंश सदियों पूर्व कभी विद्वान था या नहीं, यह वाद की बात है, लेकिन आज उनके वंशज तोता के ज्ञान पर आश्रित होकर अपना पेट पालते हुए भी अपने को आज बड़े ही घमंड से विद्वान ब्राह्मण कहते नहीं थकते हैं। उस समय जाति और वर्ण का उदय नहीं हुआ था। ये तो आज सब भाट पंद्रह द्वारा फैलाया हुआ भ्रम का पुलिंदा मात्र है। गौतम बुद्ध का काल। भगवान गौतम बुद्ध के काल में इनके अलावा उस समय कई और विद्वान थे। उन विद्वानों को पाली भाषा में बामहन से संबोधित किया जाता था, जिसकी चर्चा सम्राट अशोक के चतुर्थ अभिलेख के माध्यम से की गई है कि धर्म की नीति के द्वारा अनैतिकता और बामहन समना, D484 के प्रति निरादर की प्रवृत्ति, हिंसा आदि को रोका जाए। अब यहाँ पर भारत में निश्चित एजेंडा के तहत लेखन करने वाले जितने भी तथाकथित लेखक हैं, उन लोगों के अनुसार इस अभिलेख पर लिखित बामहन समना का जो भावार्थ बताया जा रहा है, वह इस प्रकार से है। चतुर्थ अभिलेख द्वारा सम्राट जनता से अपील कर रहे हैं कि आप लोग बामहन, विकृत नाम ब्राह्मण, और समण, विकृत नाम श्रमण, नाम के दो संज्ञा नामवाचक व्यक्ति पर आदर भाव रखें, किसी प्रकार का उनके साथ अनैतिक व्यवहार नहीं करें। जबकि इस अभिलेख में लिखित बामहन समना का अर्थ पाली व्याकरण के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता है। पाली लेखन के समय इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि एक वाक्य में जब भी दो या दो से अधिक संज्ञा, नामवाचक, का उपयोग किया जाता है, तो पाली व्याकरण अनुसार उस पंक्ति में प्रत्येक संज्ञा नाम के बाद च का प्रयोग करना अति आवश्यक हो जाता है। जैसे -1, बुद्धो भूपाल च रमचान्न च धम्म देसै सती। इसका हिंदी अनुवाद बुद्ध राजा को और मंत्रियों को धर्म की देशना, धर्म का उपदेश देंगे। 2. गामेकस्का च वाणिजा च वेदजा च आचर्या च वसंती। हिंदी अनुवाद गांव में किसान, व्यापारी, वैद्य और आचार्य रहते हैं। यहाँ किसान और व्यापारी और वैद्य और आचार्य सभी अलग अलग संज्ञा नाम हैं। यहाँ पर पाली में जो वाक्य लिखा गया है, उस वाक्य के अंदर दो या दो से सम्राट अशोक का बामहन समना अभिलेख अधिक संज्ञा नाम का प्रयोग हुआ है, जिस वजह से प्रत्येक संज्ञा नाम के बाद च का प्रयोग हुआ है।
ये पूर्व काल की समृद्ध पाली भाषा लिपि का गुण था, जिस गुण का स्थानांतरण आज के भाषा लिपि में भी देखने को मिलता है। फिर उस अभिलेख के लिखित वाक्य में बामहन समना का अनुवाद करते समय भारत के तथाकथित विद्वान लेखकों ने इसका पालन क्यों नहीं किया? यही बात तथाकथित कलम कसाई अनुवादक को संदेह के घेरे में ले जाती है। ऐसे लेखन को ही निश्चित एजेंडा के तहत लेखन करना कहा जाता है, ताकि आम जनता ऐसे लेखन को पढ़कर थोड़ी देर भ्रमित नहीं, बल्कि आजीवन दिग्भ्रमित होती रहे। सम्राट द्वारा लिखित चतुर्थ अभिलेख का पूरा संदेश आपके बीच रख रहा हूँ। बही लिपि और पाली भाषा। नागरी लिपि और पाली भाषा देवांग पियस पियदसिनो राव धम्मानुसस्या अनारंभो पानांग अवेहसा भूतानिंग गातिनिंग संपटिप्ति बामहन समनांडिंग संपटिप्ति मातर पितर सुसुसा थेरा सुसुसा। नागरी लिपि और हिंदी भाषा अनुवाद देवान्न प्रिय प्रियदर्शी राजा ने धर्मानुसार आचरण का प्रसार करते हुए प्राणियों के प्रति दया तथा विद्वान भिक्षु साधक द्वारा बताए गए सम्यक मार्ग का प्रतिपालन करना चाहिए और माता पिता द्वारा बताए गए मार्ग का पालन करना चाहिए और उन दोनों लोगों की सेवा करनी चाहिए, ऐसा अनुरोध जनता से कर रहे हैं। यहाँ सम्राट द्वारा अभिलेख पर बामहन समना से जिस समूह का संबोधन हो रहा है, वह देसना टीचिंग देने वाले को कहा जा रहा है। अब जो देसना देकर अनार्य अनाड़ी व्यक्ति को आर्य बना रहे हैं, वैसे व्यक्ति को विद्वान भिक्षु कहना ही चाहिए। ये विद्वान भिक्षु लोग ही गृहस्थों के बीच जाकर उनके अंदर बैठे राग द्वेष मोह को समन दबाने करने यानी त्यागने के लिए प्रेरित करते थे। विद्वान भिक्षु संघ के लोग भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए मार्गों पर चलकर स्वयं अपने अंदर के विकारों का समन करते थे, यानी राग द्वेष का समन करते थे, दबाते थे, अपने अंदर के विकारों को बाहर निकालकर भिक्षु का जीवन जीते थे। साथ ही गृहस्थों को जीवन जीने की देशना भी देते थे। ऐसे विद्वान भिक्षु को अरहत देव भी कहा जाता था। जिस वजह से सम्राट अपने वृहद अभिलेख के माध्यम से भिक्षु को विद्वान भिक्षु कहकर संबोधित कर रहे हैं, जिसे पाली में बामहन समना कहा जाता है। इसी बामहन शब्द को मेगास्थनीज ने यूनानी भाषा में ब्रचमेनस ब्रह्म कहा है। इस ब्रचमेन शब्द का अर्थ स्कॉलर विद्वान होता है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो भिक्षु देशना दे रहे हैं यानी लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, तो ऐसे लोग निश्चित ही काफी विद्वान और ज्ञानी होते होंगे। इस वजह से उन लोगों को बामहन समना कहा जाता था। ऐसे इन विद्वान भिक्षुओं से भी अलग कुछ बामहनों विद्वानों का मिलना होता है, जो अपने अपने क्षेत्र में काफी विद्वान होते थे। जिन बामहन विद्वान व्यक्तियों का काफी साक्ष्य मिला है, उनके नामों को लिख रहा हूँ। मखली गोसाल, निगंठ नाथपुत, पूरन कस्तप, अजित केसकंबली, पकूत कच्चान, संजय बेलेडी पुत्र, आलार कालाम जैसे अनेक विद्वान बामहन हुए हैं, जिनमें से कई लोग समाज को मार्गदर्शन करते थे, तो वहीं कई लोग राजा के दरबार में अमात्य का काम भी करते थे। लेकिन इन सभी लोगों ने कहीं भी अपने आप को किसी जाति वर्ण में बांधकर नहीं लिखा। ऐसे साक्ष्यों से आज ये स्पष्ट हो जाता है कि ईसवी सन से पूर्व जाति वर्ण नाम की किसी व्यवस्था का जन्म नहीं हुआ था। ये सिर्फ ब्रह्मवादियों द्वारा आज की पुस्तकों के माध्यम से या गप्पों के माध्यम से भ्रम का पुलिंदा मात्र बनाया जा रहा है। यदि अशोक के काल के 500-600 वर्षों बाद मिले समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को भी देखें, तो भी आज के ब्राह्मण संज्ञा वाले शब्द का मिलना नहीं होता है। भाषा और क्षेत्र के अनुसार पूर्व का बामहन शब्द यहाँ आकर बाभन बन जाता है, जिस बाभन का अर्थ भी विद्वान होता है। इस अभिलेख एवं उसके अर्थ को यहाँ देख सकते हैं। प्रयाग प्रशस्ति इस अभिलेख में समुद्रगुप्त द्वारा आजीविक लोगों को पाली में बाभनेजु अजीविकेजु कहकर संबोधित किया जा रहा है, यानी आजीविक समुदाय को विद्वान आजीविक कहकर संबोधित किया गया है। जिस बाभनेजु को स्तंभ में लिखा हुआ आप लोग भी देख व पढ़ सकते हैं। आज लोगों की जानकारी में कितनी विडंबना दिखती है। जिस व्यक्ति सम्राट अशोक ने अपने कार्यकाल की पूर्व वाली प्राप्त जानकारी और वर्तमान में अपने द्वारा की गई जनहित की सारी जानकारी के साथ साथ अपने संज्ञान में आई सारी जानकारी को हीरे की तरह दूर से चमकता हुआ जमीन के ऊपर स्तंभ लेख, पहाड़ के अंदर गुफा लेख और चौक चौराहे पर शिलालेख के सहारे लिखकर लोगों को जानकारी में दी थी, जो आज भी वैसे ही स्वरूप में स्थापित हैं, जिसको कोई भी देख सकता है। लेकिन उन सभी अभिलेखों में लिखित जानकारी को यहाँ के तथाकथित विद्वान ब्रह्मवंशियों की विद्वता के कारण पठन नहीं हो पाया था।
उसकी जानकारी यूरोपियन विद्वानों के माध्यम से 18वीं शताब्दी के बाद भारतीय जनमानस को मालूम हुई थी। लेकिन जिस व्यक्ति ने कभी जन्म लिया व नहीं लिया, जनमानस से जुड़ा हुआ कोई कार्य किया या नहीं किया, पुरातात्विक रूप से कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उसकी जानकारी ब्रह्मवंशी धूर्त लेखकों द्वारा हजारों हजार वर्ष पूर्व यानी पाषाण सभ्यता से पूर्व की संस्कृति में ऐसा ही हुआ था, ये दावे के साथ कैसे लिखी और बताई जाती है। इसे तथाकथित विद्वानों की मूर्खता कहें या भ्रम का पुलिंदा, यह आप लोग ही तय करें। अशोक नाम का अभिलेख। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख का लेखन करते समय उस पर स्पष्ट तौर से अपना नाम अशोक जोड़ लिखा था। फिर भी इन तथाकथित ब्रह्मवंशी विद्वानों को ऐसे महान शासक के नाम की जानकारी नहीं हो पाई थी। सम्राट अशोक ने अपने कार्यकाल में विद्वान आजीविक संप्रदाय की चर्चा करते हुए गुफा दान अभिलेख लिखा है, लेकिन अपने घर में किसी अज्ञात मूल ब्रह्मवंशी चाणक्य का होना नहीं लिखा है। इसको ब्रह्मवंशी की नादानी कहा जाए या ब्रह्मवंशी की धूर्तता द्वारा किसी पात्र का प्रत्यारोपण इम्प्लांट। ये बात आज सबको मालूम है कि कोई भी व्यक्ति या शासक जब किसी दूसरे के बारे में लिख सकता है तो अपने घर परिवार में मौजूद विशिष्ट लोगों की भी जानकारी जरूर लिखेगा। जैसे अंग्रेजों ने भारत में अपना वर्तमान इतिहास लिखा, तो क्या अंग्रेजों ने भारत का पूर्व में बेहतर या बदतर बीता हुआ कल का इतिहास नहीं लिखा? अगर अंग्रेज विद्वान व इतिहास नहीं लिखते तो आज सभी लोग ब्रह्मवंश द्वारा लिखित गपोड़ इतिहास सतयुग, द्वापर और त्रेता के साथ साथ बराबर गुफा लेख, आज शैतान मानसिकता के लोग पुरातात्विक साक्ष्य को मिटाने पर लगे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय का बखिया बखान इतिहास पढ़ते रहते, जो सिर्फ भ्रम का पुलिंदा मात्र है। अभी तक आप लोग भ्रमशीलों द्वारा किसी चित्रों का या कभी खुदाई से मिले कुछ आकार को लेकर काल्पनिक तारतम्य बैठाने का प्रयास देख रहे थे। लेकिन अब भ्रमिकों का जो प्रयास देखेंगे उससे थोड़ी देर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि यह कैसे हो सकता है। भ्रमिकों की मान्यता है कि वेद, रामायण, गीता, महाभारत, उपनिषद और पुराण जैसे सभी श्रुति स्मृति ग्रंथों का लेखन या वाचन लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हो गया था, लेकिन उन सभी ग्रंथों के अंदर लिखी गई या बोली गई संस्कृत भाषा के वाक्यों की शुद्धिकरण हेतु व्याकरण का निर्माण नहीं हुआ था। फिर तो उस संस्कृत में काफी अशुद्धि रही होगी। आखिर भ्रमिकों का सारा खेल कल्पनाओं से ही चलता है। किसी भी लिपि या सिर्फ भाषा के निर्माण से पहले उसकी वर्णमाला का बनना निश्चित होता है और साथ में उसके बाद उसकी व्याकरण भी महत्वपूर्ण होती है। जैसे ज्ञात ऐतिहासिक काल की पहली लिपि धम्म लिपि और प्राकृत व पाली भाषा के नाम से साक्ष्यों में दर्ज है। कोई अपनी अंधभक्ति की वजह से बिना साक्ष्य का कुतर्क करता रहे, वह अलग बात है। लेकिन जिसको कुछ पुरातात्विक साक्ष्य का ज्ञान है, वैसे सभी लोग आज धम्म लिपि और प्राकृत पाली भाषा को ही प्रथम ज्ञात भाषा लिपि का दर्जा देते हैं। जब तक भाषा नहीं बनेगी, तब तक उसका व्याकरण बनने का सवाल ही नहीं बनता है। जैसे भगवान बुद्ध ईसा से 563 वर्ष पूर्व जन्म लेने के बाद से ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण प्राप्ति तक लोगों के बीच में ज्ञान बांटते रहे। भगवान बुद्ध द्वारा लोगों को जो ज्ञान दिया गया, उसकी भाषा पाली थी, इस वजह से उस समय पाली भाषा का विकास हुआ। अब जब पाली भाषा बनी तो इसके साथ ही इस पाली भाषा के अंदर अशुद्धि नहीं आई, इसके लिए इसके व्याकरण की आवश्यकता हुई। इसी वजह से पाली के व्याकरण निर्माण में कच्चायन या महाकचायन और मौद्गल्यान का नाम जुड़ गया। बाद में कच्चायन भी भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए थे। लेकिन संस्कृत भाषा और संस्कृत व्याकरण का निर्माण किसने और कब किया, इसका आज तक कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। ऐसा क्यों? साथ ही इस संस्कृत भाषा का उपयोग कहाँ और किस शासक या किस शिक्षण संस्थान में किया जाता था, इसकी भी आज तक कोई जानकारी नहीं है। ऐसा क्यों? इस विषय पर आज तक कोई भी इतिहासवेत्ता प्रमाण के साथ न खुलकर लिखते हैं और न ही खुलकर सार्वजनिक मंचों से कुछ बोलते हैं। आखिर ऐसी चुप्पी क्यों? पाणिनि। भ्रमिकों ने संस्कृत भाषा का जन्म अज्ञात लाखों वर्ष पूर्व के नाम का भ्रम तो फैला दिया, लेकिन उस संस्कृत भाषा की लयबद्धता हेतु व्याकरण वाले को स्थापित करना भूल गए थे, जिसकी वजह से भ्रमशीलों को संस्कृत व्याकरण हेतु ईसा से लगभग 600 ईस्वी पूर्व में जाकर जन्म का सही समय अभी तक निश्चित नहीं हुआ है। और अज्ञात स्थान भी अभी तक लोग निश्चित नहीं कर पाए कि इनको जन्म होना कहाँ और किसके घर में दिखाया जाए, पर एक अदृश्य भ्रमिक विद्वान को पैदा कराना पड़ा।
जिसका नाम इन लोगों ने पाणिनि रखा था। इन गपोड़ियों के अनुसार पाणिनि संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इसी वजह से पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण में अष्टाध्यायी 8 अध्यायों वाली महर्षि संग्रहालय द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ 600 ईसा पूर्व लिखा था, जिसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रत्येक पाद में 38 से 220 तक सूत्र हैं। इस प्रकार अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 32 पाद और सब मिलाकर लगभग 4000 सूत्र हैं। लेकिन पाणिनि द्वारा लिखा हुआ वह अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण ग्रंथ आज तक किसी खुदाई से नहीं मिला है। पता नहीं भ्रमिकों को कौन से सूक्ष्मदर्शी यंत्र, माइक्रोस्कोप द्वारा पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक दीख गई और उस पुस्तक के अंदर की लिखी हुई ज्ञान की जानकारी मिल गई। मध्य प्रदेश के सतना जिला में भरहुता स्थान से एक शिलापट मिला है, जिसको देखकर ब्रह्मशीलों द्वारा आज पाणिनि को स्थापित किया जा रहा है। इसे आप लोगों पाणिनि का शिलापट के बीच रख रहा हूँ। आप लोग इस शिलापट को गौर से देखें। सही में यह अगर पाणिनि का शिलापट है तो उसने अपने शिलापट में धम्म लिपि द्वारा यवमाकार्य जातक 16-4 एक जोड़ शब्द क्यों लिखा है? अभिलेख पर इस लेखनी से तो यही कहा जा सकता है, या तो ये पाणिनि अभिलेख नहीं है या तथाकथित कलम कसाइयों द्वारा अभी तक पाणिनि के नाम पर चली भाषा को संस्कृत बनाकर लोगों को झांसा दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि आज तक ब्रह्मवाजों को पाणिनि का जन्म स्थान और जन्म समय की जानकारी नहीं है। फिर भी सभी लोगों के बीच में पाणिनि और उसके द्वारा विकसित संस्कृत का होना बताते रहते हैं। ये चित्रकारी की हुई शिलापट भरहुता में खुदाई से मिली है। इस चित्र को देखकर वेदवाणी वितान प्राच्य विद्याशोध संस्थान के निदेशक सुद्युम्न आचार्य ने इसे संग्रहालय और वरुचि से जुड़ी कहानी का हिस्सा माना है। अब कैसे हिस्सा माना है इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। एक बात और बता दूं कि धम्म लिपि, जिसे आज साहित्यिक भाषा के रूप में प्राकृत लिपि या ब्राह्मी लिपि कहा जाता है, की वर्णमाला द्वारा वैदिक संस्कृत कभी नहीं लिखी जा सकती है। क्योंकि वैदिक संस्कृत में चंद्र बिंदु, तारांकन, शब्दों के अंत में हलंत, विसर्ग और सबसे ज्यादा वर्णमाला री, ओ, अह, श, श, क्ष, त्र, ज्ञ से बनने वाले शब्द हैं, जो कि धम्म लिपि की वर्णमाला में ऐसे स्वर व्यंजन नहीं हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि धम्म लिपि की वर्णमाला में जब री स्वर नहीं है, तो उस स्वर द्वारा संस्कृत का कृ कैसे लिखा जाएगा? नीचे धम्म लिपि लिखा हुआ पूरा अभिलेख रख रहा हूँ। इसको देखकर कोई बताए कि चंद्र बिंदु, हलंत, विसर्ग और री का उपयोग कहाँ हुआ है। साथियों, बहुत ही जबरदस्त भ्रम का पुलिंदा बनाया गया है। आप समझ रहे हैं ना? धम्म लिपि की वर्णमाला द्वारा कभी भी वैदिक भाषा या पुराण की भाषा संस्कृत का लेखन या वाचन नहीं हो सकता है। धम्म लिपि में लिखा हुआ एक अभिलेख। ब्रह्मशीलों, तीसरी एक और बात की जानकारी दे दो। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की पुस्तक लिखी। सही में लिखी थी या तुम लोग अभी तक सभी लोगों को भ्रमित कर रहे हो? चलो माना कि पाणिनि ने सही में पुस्तक लिखी, लेकिन वह पुस्तक आज कहाँ है? आज इस बात की जानकारी कितने लोगों को है कि ईसवी सन से लेकर ईसा पूर्व 600 वर्ष तक में जो भी लिखा हुआ मिला या लिखा जाता था वह सभी शिला, पत्थर पर है, जिसे शिलालेख कहते हैं। क्योंकि उस समय लेखन हेतु कागज, ताम्रपत्र, भोजपत्र, ताड़पत्र या अन्य किसी वस्तु का आविष्कार नहीं हो पाया था, जिस वजह से उस समय के सभी लोग अपने लेखन हेतु शिलाओं के अलावा कुछ भी उपयोग नहीं करते थे। फिर भाट भंगेड़ा महोदय, अपने संस्कृत लेखन वाले अम पर कुछ बोलो तो सही की शिलाओं पर लिखा हुआ पाणिनि का वह संस्कृत व्याकरण किस जगह की खुदाई से मिला है और आज के समय में पाणिनि का वह लिखित शिलालेख किस संग्रहालय में सुरक्षित रखा है। मेरी बात अगर तुम्हारे कानों तक पहुंच जाए तो उसके बाद पाणिनि के शिलालेख की खोज, चाणक्य के नीति शास्त्र का शिलालेख, वाल्मीकि का रामायण शिलालेख, मनु का मनुस्मृति शिलालेख, वेदव्यास का महाभारत और गीता का शिलालेख खोज नाम पर धारावाहिक बनाकर दूरदर्शन पर जरूर चलाना, ताकि तुम्हारे ऊपर से लोगों का भ्रम का पुलिंदा बनाने की उपाधि दूर हो और तुम्हारे अनुयायियों का विश्वास भी तुम लोगों पर बना रहे। अभी तक तुम लोग सिर्फ ईश्वर की खोज नाम का धारावाहिक बनाकर दूरदर्शन पर दिखाते हो। क्यों? सही बोला ना? इस पुस्तक को पढ़ने के बाद अभिलेख की खोज नाम से धारावाहिक बनाओ, कैसा रहेगा?
ब्रह्मभाट के वंशज लोग जिस काल में पाणिनि को स्थापित करने में लगे हैं, उस समय मध्य भारत में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। इन महाजनपदों का नाम क्रमशः इस प्रकार है: मगध, अंग, वेज्जी, मल, काशी, कौशल, कुरु, गांधार, काम्बोज, अवंती, चेदी, अस्माक, मत्स्य, पांचाल, सुरसेन, वत्स। जिसमें बिंबिसार का शासन मगध और अंग पर था। उन सभी महाजनपद की अपनी मुद्रा होती थी, जो आज उत्खनन में मिली पंचमार्क की मुद्रा है। उस मुद्रा को पंचमार्क की मुद्रा बोला जाता है। उन सभी पंचमार्क की मुद्राओं पर उस समय की लिपि द्वारा सांकेतिक तौर पर महाजनपद के नाम का पहला अक्षर या उस महाजनपद के प्रमुख व्यक्ति के नाम का एक अक्षर अंकित मिला है। जैसे स, 8, म, 4, व, थ। उस अंकित अक्षर को आज कोई भी देख व साथ में पढ़ भी सकता है, क्योंकि वह अंकित अक्षर धम्मा लिपि में है। उत्खनन से प्राप्त पंचमार्क की मुद्राओं में से कुछ मुद्राओं पर बड़ी ही विशिष्ट निशान व पहचान मिली है। इस निशान को देख व जानकर ब्रह्मंशियों की आस्था हिल जाएगी, क्योंकि वे लोग सिर्फ कागज पर लिखे और लोगों के मुंह से सुनी बातों के ज्ञान पर ही गर्व करते हैं। सच्चाई का उन्हें अभी तक पता नहीं है। शायद किसी ने इन्हें पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित वास्तविक तथ्यों को उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। इसी कारण आज तक इन निशानों पर ब्रह्मवंशी लोग अपना पुश्तैनी दावा ठोकते आ रहे हैं। ऐसे ही एक पंचमार्क की मुद्रा पर एक साथ बोधि वृक्ष, सिरिपाद का चैत्य और स्वस्तिक का निशान बना है। अब ये तो पता ही है कि चैत्य और बोधि वृक्ष किस संस्कृति के वाहक हैं। यानी स्वस्तिक निशान भी सम्यक संस्कृति का निशान व पहचान है। इस स्वस्तिक चिन्ह पर ब्रह्म भाटों द्वारा सिर्फ ब्रह्म का पुलिंदा बनाया जा रहा है। पंचमार्क की एक मुद्रा जिस पर रथ बना हुआ है, उसे ब्रह्म भाटों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि ब्रह्म भाटों के तथाकथित विद्वान लोग रथ में सवार व्यक्ति से अपना खून का रिश्ता जोड़ते हुए रथ सवार का नाम बता सकें। पंचमार्क की मुद्रा पर रथ और रथ सवार का चित्र बना है। अब ब्रह्मवंशी कलम कसाई लेखक रष्ट पर सवार व्यक्ति को क्या नाम देंगे? स्वस्तिक, धम्म चक्र, त्रिरत्न। सम्यक संस्कृति में जब भगवान बुद्ध की मूर्ति बनने की परंपरा न रही थी, उस समय बोधगया में पहल बार सम्राट अशोक ने बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध का पद निशान, सिरिपाद, बनाया था, जिसे सिरिपाद कहा जाता था। आज वैसे अनेक सिरिपाद मिले हैं जिस पर स्वस्तिक, धम्म चक्र, त्रिरत्न का निशान देखने को मिलेगा। सबसे नीचे में जो सिरिपाद देख रहे हैं वह सिरिपाद स्वात घाटी से मिला। जिस सिरिपाद पर खरोष्ठी लिपि में बोधासा साकामुनिसा लिखा हुआ है। अगर इस सिरिपाद पर साकामुनिसा नाम नहीं लिखा होता तो आज के कलम कसाई लोग इस सिरिपाद पर अपनी पुखा की दावेदारी करते हुए ब्रह्म का पुलिंदा बनाते रहते। भाटों की ब्रह्मलीला भी अजब है। पाणिनि के नाम पर वासुदेव शरण अग्रवाल, प्राध्यापक काशी विश्वविद्यालय, ने 1954 में पाणिनिकालीन भारतवर्ष के नाम से एक पुस्तक लिखी है, जिसमें अध्याय 3 सामाजिक जीवन पर है। उस सामाजिक जीवन में परिच्छेद 1 वर्ण और जातियां विषय पर लिखा गया है, जिसमें अग्रवाल लिखते हैं कि पाणिनिकालीन समाज की मूल मिट्टी वर्ण और आश्रम की व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का उल्लेख अष्टाध्यायी में हुआ है। आखिर ये सब पाणिनि ने कहाँ लिखा और ये सब विद्वान कहाँ से पढ़ लिए? क्या किसी ने ईसा पूर्व मिले किसी अभिलेख में वर्ण जाति का वर्णन देखा है? सम्राट हर्यक वंश के बाद सम्राट नागवंश, सम्राट नंद वंश और सम्राट मौर्य वंश का शासन आता है। मौर्य वंश के संस्थापक में महान चंद्रगुप्त का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि इनकी वीरता के आगे देशी तो देशी, विदेशी सूरमा भोपाली भी पानी पीते थे। इस देश के इतिहास में ये भूतो न भविष्यतो वाली घटना है। अभी तक आपने अपने देश के अंदर किताबों में वर्णित एक से एक कागजी सुरमा भोपाली गीदड़ छाप शेर शासक को पढ़े होंगे, लेकिन किसी ने भी विश्व विजेता को पराजित नहीं किया है। उल्टे इन कागजी सुरमा भोपालियों को समय समय पर लंगड़ा लूला या बाल्य लुटेरे से हार का मुंह देखना पड़ता था। किताबों में कोई कितना भी गाल बजाते हुए अपना बखान कर ले, लेकिन सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता है। आज देश के अंदर वीरता पर 2 प्रकार की जानकारी प्रचारित है, जिसमें पहली जानकारी भीम की लाठी या 400 किलो का कवच कुंडल बोलकर बहादुरी का बखान किया जाता है, तो वहीं दूसरी वीरता की जानकारी चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता की दी जाती है।
अब इस दोनों जानकारियों में बहुत ही बड़ा फासला है। वीरता की पहली कहानी सिर्फ देश के अंदर के लोगों को बताई जाती है, तो वहीं वीरता की दूसरी कहानी देश विदेश में सभी लोगों को बताई जाती है। इसका कारण तो आप लोग समझ ही गए होंगे या इस पर भी कुछ बताना होगा। बात यह है कि भारत में हर जानकारी को देशी और विदेशी हेतु अलग अलग बनाकर रखा गया है। जैसे भारतीय लोगों हेतु बनी पुस्तकों में आदर्श पुरुष का चयन भ्रमिकों की कथा कहानी वाले पात्रों से किया जाता है, तो वही भारतीय पुस्तकें जब विदेशों में जाती हैं और वहाँ के लोग इन पुस्तकों के माध्यम से भारतीय आदर्श पुरुष की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो ऐसी पुस्तकों में आदर्श पुरुष का चयन पुरातात्विक रूप से प्रमाणित भगवान बुद्ध और भगवान महावीर को किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का सारा घटना चक्र उत्खनन द्वारा पुरातत्व विभाग से अभिप्रमाणित है। साथ ही इन सभी घटनाओं का वर्णन यूनानी लेखकों द्वारा यूनानी भाषा में लिखित है, उसको भी अंग्रेजी अनुवाद करते हुए प्रमाणित किया गया है। इस पर कोई किसी प्रकार का भ्रम नहीं पाले, क्योंकि यह अभी तक के इतिहास में अद्वितीय घटना है। चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता पर बैठने के बाद उत्तर पश्चिम सीमा पर सिकंदर, अलेक्जेंडर के सेनापति सेल्यूकस के साथ भयंकर युद्ध होता है, जिसमें सेल्यूकस को हार का मुंह देखना पड़ा था। इस हार के बाद सेल्यूकस के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से खौफ बैठ गया था। अब तो उसे किसी भी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य से संधि की जुगत लगानी थी, अन्यथा उसे अपना साम्राज्य खत्म होने का डर सताने लगा था। आगे इसी का प्रमाण है कि दो राजाओं के बीच दुश्मनी को पारिवारिक संबंध में बदलने हेतु सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटी हेलेना की शादी की तथा साथ साथ पश्चिमी भूभाग का बहुत बड़ा हिस्सा हेरात, कंधार, काबुल, बलूचिस्तान जैसा उन्नत भूभाग मगध सम्राट के चरणों में सुपुर्द किया था। इतना होने के बाद भी सिकंदर के अंदर बैठा डर पूरी तरीके से खत्म नहीं हो रहा था। इस वजह से उसने इतना होने के बाद भी अपने एक यूनानी विद्वान मेगास्थनीज को शांति दूत के रूप में मौर्य दरबार में भेजा था, ताकि आगे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। चाणक्य ब्रह्मशील समुदाय को चंद्रगुप्त मौर्य की शौर्य गाथा वाली सारी जानकारी अंग्रेजी सरकार के आने के बाद प्राप्त होती है। यही वजह है कि अंग्रेजों के पूर्व काल में भ्रमिकों द्वारा गढ़ी गई किसी कहानी में चाणक्य की कोई गाथा वाली कहानी नहीं है। लेकिन जब अंग्रेजी विद्वानों द्वारा मौर्य शासन की जानकारी इस प्रकार से बताई गई तो भ्रमिकों में खलबली मच गई कि बगैर भ्रमिक के सहयोग से कोई इतना बड़ा शासक कैसे बन गया। अगर बन भी गया तो अब यह अच्छी बात नहीं है। उस जानकारी को अब विकृत करना ही होगा। साथ ही उस प्रामाणिक वीरता का सारा श्रेय किसी ब्रह्मवंश के पात्र को जाना चाहिए। बस इसके बाद ब्रह्मशील समुदाय द्वारा मौर्य काल के महान संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नीति निर्धारण हेतु ब्रह्मशील समुदाय का एक काल्पनिक पात्र चाणक्य को प्रबंधक के रूप में उदय कराया जाता है। ऐसा मैं नहीं, बल्कि चाणक्य के बारे में मिला घुसपैठिया प्रमाण कहता है। ऐसे इस पात्र के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मैंने सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र में मेगास्थनीज के हवाले से दी है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। फिर भी कुछ बातों पर यहाँ भी चर्चा करेंगे। ऐसे ब्रह्मशीलों की यह पुरानी आदत रही है। उनके समुदाय की 8वीं शताब्दी से पूर्व जो भी गपोड़ प्रसिद्धि है, वह सब घुसपैठ द्वारा ही निर्मित है। दूसरे राजपूत और मुगल काल के दरबार में रहे ब्रह्मभाट दरबारियों की प्रसिद्धि जग जाहिर है। इसमें भी भ्रमिकों की सबसे बड़ी विश्वविख्यात गुणवत्ता अकबर के दरबार में रहे नवरत्नों में बीरबल, टोडरमल या टोडरमल के परम मित्र तुलसीदास के बारे में जग जाहिर है। प्रामाणिक तौर पर 8वीं-9वीं शताब्दी से पूर्व भारत में जब किसी जातियों का उदय ही नहीं हुआ था, तो फिर भ्रामिकों का जन्म भी होने का सवाल नहीं है। इसी सच्चाई को झुठलाने हेतु भ्रमिक समुदाय अपने काल्पनिक पूर्वज को समय समय पर 8वीं शताब्दी से पूर्व में जाकर पुस्तकों के माध्यम से पैदा करते रहते हैं। ऐसा भ्रम फैलाने से भ्रमशील समुदाय को एक साथ दो बातों का लाभ होता है। पहला लाभ तो ये होता है कि 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद जन्म लेने वाला भ्रमिक समुदाय के जाति वर्ण का सगा संबंधी पूर्व की सम्यक संस्कृति में जाकर प्रत्यारोपित इम्प्लांट हो जाता है, और भ्रमिकों को दूसरा लाभ ये होता है कि सम्यक संस्कृति में मौर्य वंश के जैसे अन्य बलशाली सम्राटों के पल्लू में छुपकर यह समुदाय अपनी झूठी गुणवत्ता को दिखा देता है, जबकि दोनों तथ्य तर्क संगत नहीं है। इसलिए तर्क की कसौटी पर इन जाल फरेबों को कोई भी कसेगा तो धूर्तों द्वारा निर्मित भ्रम का पुलिंदा आसानी से दिख जाएगा।
चाणक्य पर निर्मित ब्रह्म का पुलिंदा को देखते हैं। ब्रह्मबाजों ने अपनी गपोड़ता वाली आदत की वजह से चाणक्य का इतना बखान कर दिया कि आज वही उसके गले का फांस बन गया है। जैसे चाणक्य द्वारा चाणक्य नीति और चाणक्य अर्थशास्त्र की जानकारी को काफी प्रमुखता से जग जाहिर करना। अब इस बात की जानकारी तो सभी को है कि चंद्रगुप्त मौर्य या उस समय के रहे अन्य सभी सम्राटों या सभी विद्वानों वाली लिखी जानकारी खुदाई से मिली है। साथ ही उस खुदाई में जो भी लिखित साक्ष्य मिला है वह सारा लिखा हुआ पत्थरों, शिला पर मिला है। इस बात से आप सब लोग सहमत हैं कि मौर्य काल का सारा लिखित अभिलेख शिला पर मिला है। फिर चाणक्य का लिखित ज्ञान शिलापट पर कब और कहां से मिला है, इसकी भी जानकारी दी जाए। ये बात आज पूरे विश्व को मालूम है कि भारत में ईसवी सन से पूर्व जिस किसी ने भी कुछ भी लिखा था, वह सभी लिखावट शिलाओं, पत्थर पर और धम्म लिपि में लिखी हुई मिली है। फिर चाणक्य नीति और चाणक्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र शिलाओं पर पूर्व वाले भाषा स्वरूप में आज तक क्यों नहीं मिला है? क्या चाणक्य उस समय का कोई अपवाद व्यक्ति था, जो अपने ब्रह्मिक, भूदेव समुदाय के अलौकिक शक्ति का प्रयोग करते हुए शिलाओं की जगह सीधे ईसाबाद के बने कागज और ईसाबाद की विकसित नागरी लिपि द्वारा लेखन कार्य करने लगा था? बात यह है कि भ्रमिकों पर कभी कभी सस्ते नशे का प्रभाव गजब का चढ़ता है। आखिर नशा का प्रभाव नहीं हुआ तो फिर गपोड़ियों को बिना पुरातात्विक साक्ष्य के चाणक्य की जानकारी कैसे हुई? आज समग्र मौर्य वंश के कार्यकाल के जितने भी लिखित शिलालेख मिले हैं, उन शिलालेखों में किसी चाणक्य की कहीं कोई चर्चा नहीं मिली है। अगर उन शिलालेखों में चाणक्य की कुछ चर्चा नहीं हुई है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि चाणक्य नाम के पात्र को बाद में प्रत्यारोपित, इम्प्लांट करते हुए ब्रह्म का पुलिंदा बनाया गया है। ऊपर मैंने भ्रमिकों को सलाह भी दी थी कि तुम लोग दूरदर्शन के माध्यम से ईश्वर की खोज की जगह पर अभिलेख की खोज नाम का एक धारावाहिक बनाओ। उसमें चाणक्य के द्वारा लिखित शिलालेख को शामिल कर लेना ताकि चाणक्य के द्वारा लिखित अभिलेख की सच्चाई आज सभी लोगों के बीच में आ जाए, जिससे सभी के दिमाग में चाणक्य लीला की सच्चाई का पता चल जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भ्रमिकों का गपोड़ लीला समझ गए होंगे। फिर भी एक बात की जानकारी दे दूं कि अंग्रेजी सरकार में मिले पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जब मौर्य वंश की महानता बताई गई तो अंग्रेजी काल में भ्रमिक समुदाय को अपने गपोड़ ज्ञान पर कुंठा महसूस होने लगी होगी। उस कुंठा से बचने का एक ही उपाय था कि एक नई भ्रमपूर्ण कहानी के पुलिंदे को जन्म देना, जिसमें मौर्य काल का सारा श्रेय उनके अपने सिर पर आ जाए। ऐसे भ्रमिक समुदाय के अंदर यह गुण जन्मजात देखने को मिलता है। भ्रमिक समुदाय को जब किसी भी काल या घटना में अपने आप को स्थापित, इम्प्लांट करना होता है तो सबसे पहले एक लेखक का नाम तय किया जाता है। जिस लेखक का नाम कल्पना द्वारा तय होता है, उस लेखक का वास्तविक जीवन से कोई दूर का भी संबंध नहीं होता है। अब खेल का दूसरा पहलू शुरू होता है। पूर्व काल के किसी महत्वपूर्ण वंश की जानकारी वाली पुस्तक या बौद्ध जातक कथाओं से युक्त कोई भाग को लेकर एक पुस्तक की रचना होती है। अब उस रचना में जिस पात्र को या जिस विषय को स्थापित करना होता है, उससे संबंधित उस समय के पात्रों को या वैसे विषय का 2 शब्द वर्णन कर दिया जाता है और आगे ये पुस्तक एक स्रोत का काम करना शुरू कर देती है। भ्रमिकों द्वारा अभी तक जितनी भी कहानियां बनाई गई हैं सभी में इसी प्रकार से मिथ्या विषय या मिथ्या पात्र या मिथ्या युग का निर्माण करते हुए भ्रम का पुलिंदा तैयार किया गया है। चाणक्य नाम के किरदार को मौर्य के दरबार में बैठाने, इम्प्लांट हेतु 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अज्ञात काल में जाकर 2 पुस्तकों का लेखन होता है, जिनमें एक पुस्तक का नाम महावंश और दूसरे का नाम मुद्रा राक्षस है। अब जो पहली पुस्तक महावंश है, उस महावंश पुस्तक का प्रथम लेखन किस काल में हुआ और इसका लेखक कौन था, इसकी सही पुष्टि करने वाला आज कोई नहीं है। अब इस महावंश पर गौर करें तो पाएंगे कि इसमें सम्राट बिंबिसार से लेकर गुप्त शासक तक का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में सम्यक संस्कृति में रहे सभी सम्राटों और मार्गदाता का कार्य वर्णन चमत्कारिक और विकृत करते हुए दिखाया गया है। महावंश में सम्राट अशोक द्वारा अपने 99 भाइयों की हत्या को दिखाया गया है, तो वहीं भगवान बुद्ध द्वारा श्रीलंका का भ्रमण भी बताया गया है। आखिर इस पुस्तक में पुरातात्विक साक्ष्यों के विपरीत इतनी बड़ी छेड़छाड़ किस आधार पर की गई है, इसका कोई भी प्रामाणिक आधार नहीं दिया गया है। जिस काल खंड के बारे में इसमें चर्चा की गई है,
उससे यही प्रतीत होता है कि इसका लेखन गुप्त काल के बाद में कभी हुआ होगा। इसके लेखन के काल का अनुमान जो लगाया जा रहा है, उसके अनुसार उस समय देश पर हर्षवर्धन वंश या पाल वंश का शासन था और साथ ही उस समय देश में अनेक शिक्षण संस्थान भी कार्यरत थे, जिस वजह से आज गुप्त काल का और अनेक शिक्षण संस्थानों का काफी लिखित साक्ष्य मिला है। लेकिन वह सभी साक्ष्य जमीन के अंदर खुदाई से मिले हैं। फिर महावंश पुस्तक की जानकारी किस उत्खनन से हुई, यह आज तक किसी को नहीं मालूम है। सबसे मजे की बात ये कि गुप्त काल, वर्धन काल, पाल काल या उस समय के शिक्षण संस्थानों का सभी लेखन ताम्रपत्र, ताड़पत्र के साथ धम्म लिपि की वर्णमाला में है, लेकिन गपोड़ियों द्वारा चाणक्य को स्थापित करने हेतु लिखी गई महावंश पुस्तक कागज पर है। फिर तो पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि महावंश नाम की पुस्तक का लेखन का समय 9वीं और 10वीं सदी के बाद का है। महावंश वस्तुतः श्रीलंका से जोड़कर लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक के मूल लेखक कौन हैं, इस बात की जानकारी आज तक किसी को नहीं है। लेकिन इस पुस्तक का अनुवाद करवाते हुए पुनः 1942 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, उत्तर प्रदेश के सहयोग से प्रकाशक बनते हुए पोद्दार प्रसाद गौड़, कायस्थ पाठशाला प्रेस द्वारा मुद्रित करवाया गया था। इस पुस्तक पर अनुवादक के रूप में भदंत आनंद कौशल्यान का नाम लिखा है। यहाँ आनंद कौशल्यान सिर्फ अनुवादक की भूमिका में है, पुस्तक के अंदर लिखी किसी विषय वस्तु से उनका कोई लेना देना नहीं है। लगता है कि किसी साजिश के तहत भदंत आनंद कौशल्यान जी से यह अनुवाद करवाया गया है। अब कहानी को समझें। वृहद पैमाने पर उत्खनन होने के बाद 19वीं शताब्दी में अंग्रेज विद्वान द्वारा पाषाण काल, सिंधु काल, मौर्य काल और गुप्त काल की जानकारी मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से मौर्य काल में वृहद भारत और उत्कृष्ट सम्राट की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद तो देश के ब्रह्म भाटों के पेट में गुड़गुड़ी चालू हो जाती है। फिर शुरू होता है एक नई कहानी का लेखन करते हुए ब्रह्म का पुलिंदा बनाने का कार्य, जो आज आपके सामने है। आखिर इतना बड़ा ब्रह्म का पुलिंदा। दूसरी पुस्तक मुद्रा राक्षस है, उसमें भी ब्रह्म का पुलिंदा देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस के मूल लेखक का नाम विशाखा दत्त अंकित है, जो एक संस्कृत भाषा में नाटक के स्वरूप में अंकित है। लेकिन विशाखा दत्त द्वारा लिखित मूल रचना की पांडुलिपि अभी तक मिली नहीं है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इस लेखक की जन्म तिथि और जन्म स्थान कहाँ है, इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। इस लेखक ने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में लिखित जानकारी को कैसे प्राप्त किया, इसके बारे में भी कुछ नहीं लिखा है। आखिर क्यों? क्योंकि मौर्य काल की सारी जानकारी अंग्रेज विद्वान ने उत्खनन करने के बाद जाना था। इस नाट्य पुस्तक मुद्रा राक्षस को 1850 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अनुवाद किया गया था। इस अनुवादित नाट्य पुस्तक में अंग्रेज विद्वानों द्वारा दी गई जानकारी का कुछ अंश और स्थापित करने वाले पात्र चाणक्य के बारे में 2 शब्द वर्णित हैं। बस यहीं से शुरू होता है एक काल्पनिक पात्र पर ब्रह्म का पुलिंदा बनना। अब इन्हीं सब पुस्तकों को आधार मानकर ब्रह्मिक समुदाय के सत्ताधारी तगमा से सुशोभित किसी लेखक का पुस्तक या दैनिक अखबार में संपादकीय लेखन होगा और बस काल्पनिकता की सच्चाई में स्थापना होनी शुरू हो गई समझो। इसके बाद तो ऐसे पात्रों का शैक्षणिक अध्याय में पदार्पण होना निश्चित है। चाणक्य की घटना में भी स्पष्ट तौर पर ऐसा ही किया गया है। इसी मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र सम्राट अशोक शासक हुए थे, जिस सम्राट अशोक का दर्जा विश्व के महानतम सम्राटों में स्थापित है। उनके द्वारा किए गए देशहित, नागरिक हित, धर्महित के कार्य और उनके वृहद भारत का शासन क्षेत्र एक अभूतपूर्व मिसाल के तौर पर अंकित है। आज तक उतने वृहद क्षेत्र के चौथाई भाग पर किसी भी शासक ने कभी शासन नहीं किया है। महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक अपने द्वारा किए गए सभी कार्यों को अपने नाम से लिपिबद्ध करते गए थे। अगर सम्राट अशोक वैसा नहीं करते तो शायद आज का ब्रह्मिक संगठन उन कार्यों को अपने काल्पनिक पूर्वजों के नाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा आश्चर्य तब होता है कि इतना महान सम्राट होने के बाद भी उन्होंने अपने लेखन हेतु सिर्फ शिला, पत्थर का प्रयोग किया था, लेकिन इनसे पूर्व में ब्रह्मिक वंश का पाणिनि और चाणक्य ने अपनी जानकारी को कागज पर लिखा था। क्या उस समय कागज का आविष्कार हो गया था या ब्रह्मिकों द्वारा निर्मित कागज के फूलों से आप लोगों को सुगंध आने लगती है? खैर, आप लोग कागज के बने बनावटी फूल से सुगंध का मजा लीजिए।
लेकिन सम्राट अशोक या इसके पूर्व में जो भी लोग अपनी बातों को लिपिबद्ध किए थे, आज उन सभी का लिखित साक्ष्य शिलाओं पर मिलता है, जिसको कोई चाह के भी इनकार नहीं कर सकता है। ईसवी सन से पूर्व प्राप्त सभी अभिलेखों की लेखन वस्तु का प्रकार शिला, पत्थर है और लिपि देखने के बाद स्पष्ट पता चलता है कि यह धम्म लिपि है। इस वजह से पत्थरों पर धम्म लिपि की वर्णमाला में पाणिनि द्वारा संस्कृत की पुस्तक, चाणक्य द्वारा नीति शास्त्र की पुस्तक, वाल्मीकि द्वारा रामायण की पुस्तक, मनु द्वारा मनुस्मृति की पुस्तक, वेदव्यास द्वारा महाभारत और गीता की पुस्तक अथवा ब्रह्मवाजों द्वारा फैलाई गई कोई भी अन्य पुस्तक जिन्हें ईसवी सन से पूर्व का स्थापित होना बताया जाता है, वैसा आज तक कुछ मिला नहीं है। ये सिर्फ ब्रह्म भाटों का फैलाया हुआ धम्म लिपि धम्म लिवि लिखा चित्र ब्रह्म का पुलिंदा है। उनकी सभी पुस्तकें कागज और वैदिक नागरी वर्णमाला में हैं, जो कागज और नागरी की वर्णमाला बनने के बाद लिखी गई हैं। ब्रह्मवाजों ने देश के अंदर आज इतना ब्रह्म का वातावरण बना दिया है कि आज ब्राह्मणी मतों के प्रत्येक अनुयायी को संस्कृत भाषा और नागरी लिपि लाखों वर्ष पुरानी लगती है, जबकि वह आज साक्ष्य के अभाव में वास्तविकता से कोसों दूर है। भारतीय ऐतिहासिक काल में शिलाओं पर आज तक जो भी लिखा मिला है उस लिपि को देखकर किसी को नाम जानने में असुविधा नहीं हो। इसी वजह से सम्राट अशोक ने उस लिपि का नाम धम्म लिपि 048 और समुद्रगुप्त ने धम्म लिवि D4JD लिख रखा था। प्रस्तुत चित्र में आप लोग भी देख भी सकते हैं। ईसा पूर्व काल में ब्रह्मवंशियों द्वारा बात बात में पुस्तक की चर्चा की जाती रही है, लेकिन अभी तक ब्रह्मवंशी समुदाय ने पुरातात्विक रूप से किसी भी प्रकार के पुस्तक का अंश मात्र भी प्रति दिखाने का कार्य नहीं किया है। जबकि पुरातात्विक रूप से सम्राट अशोक द्वारा लिखित बैराट भाब्रू का अभिलेख मिला है। यह अभिलेख राजस्थान के जयपुर के निकट बैराट विराटनगर बैराट की बीजक डुंगरी पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। विराटनगर में भाब्रू स्थान पर किसी कार्य को लेकर कैप्टन बर्ट शिविर लगाए हुए थे। उसी दौरान उनको विराटनगर के ऊपर डुंगरी पहाड़ी पर बने बुद्ध विहार के प्रवेश द्वार पर सम्राट अशोक द्वारा लिखित एक अभिलेख दिखा, जिस अभिलेख को वे सलीके से काटकर भाब्रू शिविर में ले आए। इसी वजह से उस शिलालेख का नाम बैराट भाब्रू शिलालेख कहा जाता है। इस शिलालेख पर की गई लिखावट का अनुवाद कैप्टन किटी ने किया था। चूंकि यह शिलालेख खुले स्थान में लगा था, इस वजह से शिलालेख को सुरक्षित नहीं समझते हुए कैप्टन बर्ट ने सिर्फ लिखे हुए भाग को काटकर कलकत्ता के संग्रहालय में रख दिया, जिस वजह से शिलालेख की लिखावट आज तक सुरक्षित बची है। अन्यथा इस अभिलेख की लिखावट की दशा भी अन्य अभिलेखों के भांति धुंधली हो जाती या उस स्थान से अभिलेख ही गायब हो जाता। कलकत्ता संग्रहालय में रखने की वजह से यह अभिलेख आज तक सुरक्षित है और इसी वजह से आज इस शिलालेख का नाम कलकत्ता बैराट भाब्रू अभिलेख भी कहा जाने लगा है। इसी अभिलेख के माध्यम से सम्राट अशोक ने अपनी समग्र जनता को पुस्तक पढ़ने का संदेश दिया था। यानी उस समय भी पुस्तक का स्वरूप शिला लिखित या गाथा के रूप में मौजूद था। पुस्तक का ये प्रमाण आज के ब्रह्मवंशियों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा के जैसा काम कर रहा है। सम्राट अशोक इस अभिलेख के माध्यम से जनता को संबोधित कर रहे हैं कि भगवान गौतम द्वारा बताया गया बुद्ध, धम्म और संघ को विस्तार से जानने के लिए आप लोग इन 7 पुस्तकों का पठन पाठन करें। अभिलेख का साक्षात्कार आप लोग भी कर लें। इस अभिलेख के चौथी पंक्ति के अंतिम से और 5वीं पंक्ति के प्रारंभ से शुरू होने वाले वाक्य को देखें। पाली भाषा वमही लिपि। पाली भाषा नागरी लिपि 1, विनय समुख से 2, अलिया वसानी 3, अनागत भयानी 4, मुनि गाथा 5, मोने सुते 6, उपतिस पसिने एचा 7, लागुलो वादे मुसाद अधिग्युज भगवता बुधीन भासिते। हिंदी भाषा नागरी लिपि 1, विनय समुख से विनय पिटक 2, अरिय वसानी 3, अनागत भयानी 4, मुनि गाथा भगवान की गाथा यानी धम्म पद 5, मोने सुत मुनि का सुत्त यानी सुत्त पिटक 6, उपतिस पन्हो और 7, राहुलो वादे भगवान बुद्ध के वचन के सामने मिथ्या बात नहीं ठहरते हैं। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उस समय भी लिखित या गाया के रूप में लोगों को पढ़ने के लिए पुस्तक की उपलब्धता थी, जिसका स्पष्ट प्रमाण आप लोगों के सामने है।
परंतु वहीं ब्रह्माटों के वंशजों द्वारा शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक क्षेत्रों के माध्यम से ईसा पूर्व काल में पुस्तक होने का षड्यंत्र फैलाया जाता है। ब्रह्माटों के इस पुस्तकीय भ्रम को देखकर बचपन में वह भेड़िया वाली कहानी याद आ जाता है, जिसमें एक अज्ञान बच्चा बराबर भेड़िया आया चिल्लाता था, जिस अबोध बालक को बाद में भेड़िया मार देता है। आज ब्रह्माटों के इस पुस्तकीय कपोल गाथा को देखकर भेड़ के जैसा एक कपोल कल्पना मात्र प्रतीत होता है। ईसा पूर्व या ईसा बाद गुप्त काल में ब्रह्माटों के पूर्वजों द्वारा लिखित कोई भी पुस्तक या अभिलेख होता तो ये लोग आज उस पुस्तक के मूल अभिलेख को जरूर दिखाते। लेकिन आज तक इन लोगों ने एक भी पुस्तक का मूल अभिलेख दिखाने का कार्य नहीं किया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन सबों के आज वाली पुस्तक की जो मूल पांडुलिपि है उसकी लिपि भाषा नागरी है और उस नागरी का क्रमिक विकास वही लिपि से 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद हुआ है। मौर्य साम्राज्य का समय ईसा पू 322 से लेकर ईसा पू 185 तक का रहा है, जिसमें मौर्य साम्राज्य 10 पीढ़ी तक सत्ता पर आसीन रहा था। मधुंग अपितो यवन राजा दिमित्सवानी की मौर्य की 10 पीढ़ी मिलाकर 137 वर्ष मौर्यों का शासन रहा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार मौर्य और सम्राट अशोक, ये तीन मिलकर ही 90 वर्ष सत्ता पर काबिज रहे और कुणाल मौर्य, दशरथ मौर्य, संप्रति मौर्य, शालिसुक मौर्य, देववर्मन मौर्य, शतधन्वन मौर्य, बृहद्रथ मौर्य के साथ 9 लोग मिलकर सत्ता पर 47 वर्ष तक काबिज रहे, जिसमें सबसे कम समय तक कुणाल 4 वर्ष और बृहद्रथ 2 वर्ष सत्ता पर आसीन होने वाले सम्राट हैं। सम्राट अशोक के बाद से ही कुणाल मौर्य के शासनकाल से मौर्य साम्राज्य का शासन कमजोर होने लगा था, जिसके परिणामस्वरूप देश के दक्षिणी भाग पर सातवाहन साम्राज्य का उदय, तो पश्चिमी क्षेत्रों पर हिंद बैक्ट्रियाई शासकों का आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण सम्राट अशोक का विशाल साम्राज्य वाला क्षेत्र, जिसे उस समय जम्बूद्वीप कहा जाता था, उस जम्बूद्वीप का क्षेत्र सिमटकर छोटा होता जा रहा था। सम्राट अशोक के मात्र 47 वर्ष बाद ही जम्बूद्वीप के छोटे से भूभाग मगध देश पर शुंग वंश का उदय होता है। यानी इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ईसा से दूसरी शताब्दी पूर्व के लगभग जम्बूद्वीप के भूभाग पर 3 शासकों का सत्ता संचालन स्थापित हो जाता है, जिसमें पश्चिम के क्षेत्रों पर हिंद बैक्ट्रियाई की सत्ता, तो दक्षिण के क्षेत्रों पर सातवाहन की सत्ता और बीच वाले भूभाग मगध पर पुष्यमित्र शुंग की सत्ता स्थापित हो जाती है। ईसा पूर्व में इन तीनों शासकों के अपने अपने क्षेत्रों से प्रचुर मात्रा में साक्ष्य प्राप्त हैं, जिसकी वजह से इस कड़वी सच्चाई को इनकार करना उचित नहीं है। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर पता चला कि पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी, जो आज मध्य प्रदेश के सतना के पास भरहुता नामक स्थान में अवस्थित है। अंग्रेजों के समय भरहुता से पुष्यमित्र शुंग काल का काफी साक्ष्य मिला है। ज्यादा जानकारी हेतु सम्यक प्रकाशन की पुस्तक वैदिक युग का घालमेल पढ़ें। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के भ्रूमिक समुदाय ने अपनी व्यवस्था को मजबूत करने हेतु कहें या अपने विरोधियों को दिग्भ्रमित करने हेतु कहें, इन 3 शासकों में से शुंग और सातवाहन को वैदिक समर्थक शासक बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। लेकिन आज तक इनके वैदिक होने का कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य किसी ने नहीं दिखाया है। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी क्षेत्रों से आने की वजह से हिंद बैक्ट्रियाई शासकों को विदेशी यमन शासक बोला जाता है। लेकिन इन तीनों का जो साक्ष्य है वह सभी सम्यक संस्कृति को मजबूत करने वाला है। इसके लिए कोई कितना भी कुछ लिखे या चिल्लाए, लेकिन उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य को कोई थोड़े ही बदल सकता है। सबसे पहले पश्चिमी भागों से आने वाले हिंद बैक्ट्रिया के यवन यूनानी शासक डेमेट्रियस प्रथम अथवा दमित्र, आज का संस्कारित शब्द, था। जिस दमित्र के बारे में ये धारणा बैठा दी गई है कि यह शासक अपने नाम में त्र का उपयोग करता था और साथ ही यह संस्कृत भाषा का लेखन करता था, जबकि उसका स्वयं का नाम लिखा हुआ एक अभिलेख मिला है, जिस पर उसने अपना नाम धम्म लिपि द्वारा मधुंग अप्यतो यवन राजा दिमित 4 DFLIX 1611646 लिखवाया था। यानी कि शक शासन की मुद्रा। शक शासन की मुद्रा। कलम कसाई द्वारा इसके नाम का संस्कार करने से पहले पाली भाषा में इसके नाम का लेखन दिमित स्वरूप में होता था। जैसे जैसे मौर्यों की सत्ता कमजोर पड़ रही थी, वैसे वैसे पश्चिम से यूनानी शासक पूर्व और दक्षिण के क्षेत्रों में अपने पैर फैलाते जा रहे थे। ये सिर्फ पुस्तकों द्वारा लिखकर बताने की बात नहीं,
बल्कि उसका जीता जागता प्रमाण आज भी देखने को मिलता है। सातवाहन द्वारा पूना और मुंबई के बीच लोनावाला के पास काला स्थान पर एक गुफा में चैत्य का निर्माण कराया जा रहा था। उस चैत्य निर्माण में यवन द्वारा काफी सहयोग किया गया था। साथ ही उस सहयोग की प्रामाणिकता हेतु यवन शासक द्वारा प्रदत्त खंभों में वही लिपि, धम्म लिपि द्वारा थबोदान लिखवाया गया था, जिसे आप लोग चित्र में देख व पढ़ सकते हैं। DL जोड़ C161 D146 DITT धेनु काकटा यवनस्य स्वाधनाना थबोदांड। इतना ही नहीं, बल्कि यवन शासक सम्यक संस्कृति के अनुयायी थे। इसका प्रमाण उत्खनन में प्राप्त यवन शासक द्वारा प्रचलित कई मुद्रा, सिक्का में मिला है, जिस पर धम्म चक्र, चैत्य, हाथी का निशान मिला है। उसका सेनापति मिनांडा था। मिनांडा आगे भगवान बुद्ध का अनुयायी बनकर मिलिंद के नाम से काफी मशहूर हुआ था, जिसके नाम से आज मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक काफी प्रसिद्ध है और वह त्रिपिटक ये 88 जोड़ का हिस्सा भी बन चुकी है। पश्चिमी भाग से देश में जितने भी शासक आए, वे सभी लोग समय के साथ सम्यक संस्कृति वाली संस्कृति में विलीन होते चले गए हैं। उसमें से किन्हीं का कोई स्वतंत्र अस्तित्व आगे नहीं बचा। अब जिसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व बचा ही नहीं या बना ही नहीं, तो उसको आज कोई अलग नाम व पहचान कैसे दे सकता है। वे सभी लोग विदेशी होते हुए भी आगे इस देश की सम्यक संस्कृति वाली सामाजिक वेशभूषा में रंगकर देश की मिट्टी में विलीन हो गए थे। शक शासक रुद्रदमन द्वारा जूनागढ़ में एक अभिलेख लिखा गया था, जिसे आज के ब्रह्मवंशी लेखक संस्कृत का अभिलेख कहते हुए ब्रह्म का पुलिंदा बना रहे हैं। आज एक एजेंडा के तहत निश्चित लेखन करने वाले ब्रह्मवंशियों का एक ही लक्ष्य होता है कि नव शिक्षित वर्गों के खाली दिमाग में मिथ्या व्यवस्था को स्थापित करो, और अगर किसी कारणवश वह मिथ्या व्यवस्था का अनुयायी नहीं बन पाता है, तो वैसे लोगों के दिमाग में वास्तविक जानकारी से दूर ले जाकर उसके दिमाग में भ्रम पैदा कर दो। इसी कारण ब्रह्मवंशी लेखकों ने भारतीय पाठ्य पुस्तक में जूनागढ़ अभिलेख की लिखावट को संस्कृत भाषा की लिखावट कहते हुए आमजन के मानस पटल पर बैठा दिया है। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि आज के कई विद्वानों का मानना है कि संस्कृत का प्राचीनतम साक्ष्य रुद्रदामन तृतीय के गिरनार अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। ब्रह्मवंशी लेखक ने रुद्रदामन अभिलेख के बारे में हिंदी टेक्स्ट जो लिखा है वो इस प्रकार है। रुद्रदामन ने इस अभिलेख पर संस्कृत भाषा में एक संदेश लिखा था, जिस संदेश में नीचे का कुछ अंश इस प्रकार है: 1000 वर्षों तक गायों और ब्राह्मणों के लिए और अपनी धार्मिक योग्यता और प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए। यहाँ उल्लेखनीय है कि आज के विद्वान इस अभिलेख में वर्णित इस शब्द को संस्कृत का शब्द मानते हैं, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। अब यहाँ ध्यान दें कि आज के समय में यह अभिलेख बिल्कुल ही धुंधला हो गया है, जिस वजह से पूरा अभिलेख पढ़ना कठिन प्रतीत होता है। फिर भी निश्चित लेखन करने वालों ने जिस पंक्ति पर ब्राह्मण और धार्मिक बातों का अनुवाद किया है, उस पंक्ति पर ब्राह्मण और धार्मिक लिखा हुआ नहीं है। आप लोग अभिलेख में निशान लगे भाग को देखें, उस पर ऊपर की पंक्ति में बमन DXI और ठीक उसके नीचे धम्म 044 लिखा है। आपको कहीं से भी ये शब्द बमन और धम्म संस्कृत के शब्द लगते हैं? आज ये बात तो सभी को मालूम है कि बमन और धम्म संस्कृत का शब्द नहीं है। ये शुद्ध रूप से सम्यक संस्कृति का समृद्ध शब्द है, जिस बमन का अर्थ विद्वान और धम्म का अर्थ गुण, स्वभाव, लक्षण होता है। इस शब्द का ब्रह्मवंश वालों से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मवंशियों का उदय तथाकथित कुछ लोगों में धूर्तता, मक्कारी, दुराचारी, लोभी प्रवृत्ति पनपने की वजह से हुआ था, और जिस वर्ग या समूह में धूर्तता, मक्कारी, लोभ या दुराचार प्रवृत्ति का समावेश हो, वह वर्ग या समूह विद्वान कैसे हो सकता है? यह निश्चित ही किसी गुप्त या प्रकट एजेंडे से प्रेरित होकर लेखन करने वाले लोग हैं। इन लोगों का लेखन और शोध का कार्य एक सुनिश्चित योजना के तहत बहुत ही साजिशपूर्ण ढंग से पक्षपात युक्त होता है। इन लोगों द्वारा किए गए दूरदर्शितापूर्ण सूक्ष्म प्रवृत्ति के पक्षपातों तथा अपराधों को सामान्य बुद्धिमत्ता वाले विद्वान तथा आमजन बिल्कुल ही नहीं समझ सकते हैं। ऐसे लोग किसी गलत तथ्य, मान्यता, सिद्धांत या चरित्र पात्र को अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थापित करने हेतु सच दिखने वाले झूठे तैयार किए गए साक्ष्यों एवं तर्कों का सहारा लेते हैं। ये लोग दिमाग से बहुत ही शातिर तथा स्वभाव से मूलतः अपराधी या धूर्त प्रवृत्ति के होते हैं।
अतः इस श्रेणी के इतिहासकारों द्वारा लिखित पुस्तकों, ग्रंथों तथा अन्य प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की गहन वैज्ञानिक जांच परख जरूरी है। आंख बंद करके उनके ग्रंथों तथा निष्कर्षों को प्रमाण मान लेना उनके बिछाए गए शातिर बौद्धिक जाल में अपने को आसानी से फंसाने के समान होगा, और फिर उनके गुप्त एजेंडे के अनुसार उनके शोषण का शिकार बनना होगा। समुद्री डाकुओं, पायरेट, की तरह ही ऐसे लोग इतिहास, संस्कृति तथा धर्म के क्षेत्र में सक्रिय शातिर बौद्धिक अपराधी और लुटेरे हैं, जिन्हें उनकी मोडस ऑपरांडाई अध्ययन कर बौद्धिक हथियार से ही नष्ट किया जा सकता है।